ओके। देखिए, तो लास्ट टाइम जो हम कर चुके हैं वो ऑर्बिटल वेलोसिटी था ना। उसमें क्या देखा हमने? हमने ये देख लिया कि अगर किसी को हम ऑर्बिट कराना चाहते हैं तो शर्त है कि उसको ऑर्बिट किसके अराउंड कराना है। तो हमने ये सोच लिया था कि अगर इसको हम लाइक अर्थ मान लेते हैं ना, तो ये जो है ये अर्थ का सेंटर जिसको हम अर्थ की कोर बोलते हैं, और ये उसकी रेडियस, और ये जो हिस्सा है ना ये उसकी सरफेस, ये जहां पर हम अभी रहते हैं। और हमें ये फ्लैट क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सर्कल का हर एक पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन से बनता है, और वो स्ट्रेट लाइन हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए वो हमें एक फ्लैट लाइन दिखाई देती है। उसके आगे जब हमने यहां से रॉकेट को लॉन्च करना था सरफेस पर से, तो ये उसके स्पेस में आ गया था, है ना। स्पेस में जब रॉकेट आएगा और हम इसको जिस स्पीड से रोटेट कराना चाहें उस स्पीड से इसको रोटेट करा सकते हैं अर्थ के अराउंड। शर्त यह है कि जब इसको हम ऑर्बिट कराएंगे तो हम इसको मोड़ देंगे, जिसके कारण ये जब इधर की तरफ जाएगा तो ग्रेविटेशन इसको इधर खींचेगी एंड नाउ इट विल रोटेट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है अगर वो जरूरत से कम हो तो सैटेलाइट को अर्थ नीचे खींच लेगी, तो हमें सैटेलाइट में एक बूस्टर लगाना और पड़ता है ताकि ये नीचे की तरफ ना गिरे। अच्छा, इसमें दो चीजें हैं जिसके कारण ये ऑर्बिट में बंधी रहती हैं। एक तो हम इसमें बूस्टर लगा के रखते हैं, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल के अपोजिट। ये फोर्स क्यों आती है? क्योंकि उसका इनर्शिया, उसका इंटेंशन ऑफ मोशन, जैसे यहां से ये इधर जाना चाहता है और यहां से ये इधर जाना चाहता है ना। ये जाना यहां चाहता था लेकिन मुड़ के ये इधर आ गया। और अगर इसका इंटेंशन ऑफ मोशन देखें तो इसका इंटेंशन ऑफ मोशन हमें लगभग रेडियली आउटवर्ड दिखेगा। अगर हम इसको और इसको एक साथ बनाते हैं, ये और ये, तो हमें ये रेडियली आउटवर्ड दिखाई देगा इसका इंटेंशन ऑफ मोशन। जब ये इस पॉइंट पर होगा तो ये ऐसे ऐसे। और यही चीज क्या है इसका, जो रेडियली आउटवर्ड जाना चाहता है इस पर एक फोर्स मानते हैं हम। मानते हैं ये जरूरी है, मानते हैं इसीलिए इस फोर्स को हम फिक्सियस मतलब कि मनगढ़ित और स्यूडो फोर्स कहते हैं, क्योंकि ये फोर्स असल में है नहीं, ये इसके इनर्शिया की वजह से बन जाती है। ओके, अब हमारे लिए जो नया था वो क्या है कि एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप का मतलब कि अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को तोड़ के भाग जाना। यहां पर कुछ बातें बड़े ध्यान से हमें सुननी पड़ेंगी। वो क्या क्या है उस पर फोकस करना है। देखो, पहला तो हम ये सोचेंगे कि जब हमें सैटेलाइट को या रॉकेट को लॉन्च करना होता है ना, तो इसमें जो प्रिंसिपल वर्क करती है वो क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और लिखते क्या है उसको हम लिखते हैं कि मास ऑफ रॉकेट, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू मास ऑफ स्मोक और वेलोसिटी ऑफ स्मोक। हमने पढ़ा है 5th चैप्टर में। ये कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ऐसा रहेगा। ये चीज क्या है? तो ये वो है जो 1 सेकंड में कितना मास बर्न होता है। ठीक, अगर 1 सेकंड में बर्निंग ऑफ मास इतना है तो वेलोसिटी भी इतनी ही होगी। अगर बर्निंग ऑफ मास 1 सेकंड में ज्यादा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, क्योंकि इस कंजर्वेशन को हमें फॉलो करना है। ये इक्वल बना के रखना है, इसलिए जितना ये कम होता है उतनी वेलोसिटी को बढ़ना पड़ता है। और इसीलिए रॉकेट जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती है। बर्निंग 1 सेकंड में कितना मास बर्न हो रहा है ये हमारे हाथ में। अगर हम चाहें तो उसको 1 सेकंड में 1 टन, 2 टन, उसको 4 टन, 5 टन भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं। अगर हम ज्यादा करेंगे अपने आप से तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी इसको मिल रही होगी वो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी। और अगर वेलोसिटी स्टार्टिंग में ज्यादा है तो ओवरऑल इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। मतलब कि इसकी काइनेटिक एनर्जी रॉकेट को लॉन्च करते वक्त ज्यादा मिलनी चाहिए कि कम मिलनी चाहिए, ये हमारे हाथ में रहेगा। 1 सेकंड में कितना बर्न करना है, कितना नहीं करना है,
अच्छा, ये सब चीजें कि 1 सेकंड में कितना बर्न करना है या कम करना है कि ज्यादा बर्न करना है ना, इसके हिसाब से ही हम काइनेटिक एनर्जी को डिसाइड करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये हम इस बात से उसको अंदाजा लगाते हैं कि उसको भेजना कहां पर है। दूर भेजना है तो उसकी एनर्जी को ज्यादा देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, ताकि वो दूर जाते जाते बहुत ही बाद में कम हो, बहुत ज्यादा देर बाद उसकी एनर्जी कम हो, हम ऐसा सोचेंगे। और अगर हमने स्टार्टिंग में बर्निंग ऑफ मास कम दिया है तो जल्दी से उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी। ये जो मैंने वर्ड बोला कि जल्दी से काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी ना, ये क्यों होगा? तो ये इसलिए होगा क्योंकि अगर ये मेरे पास एक रॉकेट, इसको मैंने लॉन्च कर दिया तो ये एक पॉइंट पर जाके इसकी स्पीड 0 हो जाती है, फिर लौट के आता है। ये क्यों 0 हो जाती है? 0 इसलिए क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अच्छा, क्या पहले नहीं करती है? पहले भी करती है, लेकिन जब हम इसको बूस्टर देके रखते हैं, बर्निंग ऑफ मास देकर रखते हैं, तब रॉकेट को यह डोमिनेट करवाता है उसकी स्पीड को। ग्रेविटी खींच रही है, ओके, लेकिन ग्रेविटी को ओवरकम ये कर रहा होता है जब तक वो फ्यूल बर्न होता है। एक बार फ्यूल का बर्निंग खत्म हो गया, तब ग्रेविटी उसको खींचती रहेगी, उसकी स्पीड कम करती रहेगी। अब हमारा टारगेट ये है, स्पीड कम करते रहो, करते रहो, करते रहो, लेकिन जैसे तुम्हारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को हम पार कर जाएंगे तो तुम्हारा कम करने का कोई मतलब नहीं बनेगा। जैसे अगर हमने रॉकेट को लॉन्च किया, ठीक है ना, हमने काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा दे दिया, तो वो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यहां तक है, सपोज ये यहां तक, हमें इस पॉइंट को एस्केप करना है। तो हमने जैसे ही बूस्टर यहां बंद किया तो बूस्टर के मतलब कि बर्निंग, फ्यूल के बर्न खत्म हो गया, और जब उसका बर्निंग खत्म हुआ तब रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लेट्स से 100। और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी या कम थी ये हम पे डिसाइड करता है कि हमने फ्यूल को 1 सेकंड में कितना बर्न होने के लिए दिया है। अच्छा, यहां पर अगर रॉकेट 100 पे बर्न हुआ तो 90, 80, 70, 60, फिर अब तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, तब 60 से कंटिन्यू जाता रहेगा ये, ठीक है। यहां पर अगर 120 देंगे तो 80 से जाएगा, 200 देंगे तो और ज्यादा से जाएगा। तो मतलब कि ज्यादा दोगे अगर एनर्जी तो ज्यादा से जाएगा, इट इज ऑब्वियस, लेकिन कम से कम कितनी दें कि वो इसको पार कर जाए। फिर से सुनो, अगर 100 दिया, 90, 80, 70, 60, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में है, तो रॉकेट का बूस्टर बंद हो गया, उसकी ग्रेविटी खींच रही है और रॉकेट सीधा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जब तक रॉकेट मुड़कर ऑर्बिट नहीं करता है तब तक उसकी वेलोसिटी को ऑर्बिटल नहीं कहेंगे। ऑर्बिटल तभी कहेंगे जब वो ऑर्बिट करना शुरू कर देगा। अभी तो ऑर्बिट नहीं कर रहा है, अभी भी नहीं करता है, अभी भी नहीं करता है, ठीक है। और इससे पहले क्या बात बोली मैंने? 100 पे बंद किया तो 90, 80, 70, 60, 50 पे आया ना, कम हो रही है स्पीड, ठीक है। 120 पे कम किया, बंद कर दिया इसको, तो 100, 90, 80, 70, तो ये 70, 50 ओके है। लेकिन हम उसको मिनिमम से मिनिमम काइनेटिक एनर्जी देना चाहते हैं कि वो इसको जब पार करे तब वो 50 नहीं होना चाहिए स्पीड, क्योंकि 50 स्पीड करने के लिए तो हमें रॉकेट को ज्यादा फ्यूल देना पड़ेगा 1 सेकंड में बर्न होना। हम चाहते हैं कि बस इसके एस्केप कराना है, और इस एस्केप कराने के लिए मिनिमम स्पीड यहां तक कितनी होनी चाहिए? तो आंसर है, अगर ये इसको पार करके रुक भी जाएगा ना, अगर पार करके रुक भी जाता है तो भी कोई फर्क नहीं, हमारा मेन काम क्या है कि पार कर देना है। अगर उसको मार्स पर पहुंचाना है तब हमें उसको देखकर स्पीड देनी पड़ेगी, उसको फ्यूल बर्निंग देना पड़ेगा। लेकिन हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि कम से कम इतनी दो और ज्यादा से ज्यादा उतनी दे दो। मतलब कि कम से ज्यादा देंगे तो ये 100% श्योर है कि वो जाएगा जाएगा बाहर, लेकिन अगर मिनिमम से भी कम दे दिया तब तो नहीं जाएगा। मतलब हमारा मेन टारगेट क्या है कि मिनिमम एस्केप वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ये फाइंड करना है। और वेलोसिटी किसका कैरेक्टर है हमने पढ़ा था, एक तो मोमेंटम में आता है, दूसरा काइनेटिक एनर्जी में, सीधे चलने वाली बॉडी के पास। तो
हमने स्पीड को कम करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में सोचना है। और काइनेटिक एनर्जी डिस्कस किया ना कि 1 सेकंड में कितना बर्न कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा। सो अब हमें क्या बनाना है, एक ऐसा न्यूमेरिकल, एक ऐसा फॉर्मुलेशन जो हमें यह समझाए कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी दें कि वो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। यह बात किस पर डिपेंड करेगी कि इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो सोचो, देखिए हम ये बात कर रहे थे ना कि इसको एस्केप कराना है, जो वेलोसिटी चाहिए वो डिपेंड किस पे करेगी। तो आप देखकर सोच सकते हो कि हम उसको स्टार्टिंग में कितनी काइनेटिक एनर्जी दें, ये उस बात पे डिपेंड करेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कैसे, 1 सेकंड में कितना फ्यूल बर्न होगा उस पर डिपेंड करेगी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी दें स्टार्टिंग में, 1। दूसरा, ये कितनी दूर जा रहा है, क्योंकि जहां पर काइनेटिक एनर्जी वर्ड आ गया तो हम उसको पोटेंशियल एनर्जी से जोड़ के देखो कुछ मिलता है क्या। हाँ मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा कि टोटल एनर्जी, टोटल कौन सी वाली, मैकेनिकल। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है हमेशा। कैसे रहेगी, अगर हम इसको अर्थ की सरफेस से लॉन्च करते हैं एक सैटेलाइट को, एक रॉकेट को, तो ये दूर जाएगा। उसको जो स्पीड मिल रही होगी स्टार्टिंग में, वो स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, बर्निंग ऑफ मास पे। कितना 1 सेकंड में फ्यूल बर्न होता है। ठीक है, जा रहा है दूर, जाते जाते एटमॉस्फेयर, स्पेस में आके हमने बूस्टर खत्म, लेकिन हमने उसको अर्थ से जब लॉन्च किया उसके पास इतनी एनर्जी दे चुके हैं कि वो पार कर जाए, लेकिन मिनिमम पता करना है। दूर चलते जा रहा है, इस पॉइंट पर ये पार कर गया। ये पार कर गया मतलब क्या, कि ग्रेविटेशनल फील्ड यहां नहीं है इस पॉइंट पर, और जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी चलो होगी कुछ ना कुछ। ओके, इसकी स्पीड भी कुछ ना कुछ होगी। ठीक है, स्पीड भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। और पोटेंशियल एनर्जी किसका कैरेक्टर है, आंसर है लोकेशन का। लोकेशन बदलते जाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी बदलती जाएगी। सो लेट्स मेक अ फॉर्मूला। ये देखते हैं कि टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन से फोर्स के रेस्पेक्ट में होता है, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशन। और ये ग्रेविटेशन तो है, इसी के लिए एनर्जी कंजर्व होगी। बाकी तो हमने देखा वरना नहीं होती है। हम फोर्स लगा रहे हैं, कभी एनर्जी बदल गई, कभी कम हो गई, लेकिन इसके लिए हमेशा कंजर्व है। ओके, लेट्स वी मेक फॉर्मूला। सो टोटल एनर्जी लाइक हाफ mv², और ये मास किसका है, उस सैटेलाइट का, रॉकेट का ले लेते हैं। लेट्स वी टेक दिस। एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लास्ट टाइम देखा था हमने, और वो कितना होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस जी एम ऑफ रॉकेट एम ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर, जो आर सरफेस पर रहता है या कोई कितनी दूर है, ये वो डिस्टेंस है। अभी रॉकेट कहां पर है, उसके अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर है तो वो सेंटर से कितना दूर है, तो रॉकेट, अर्थ, ग्रेविटेशन और अर्थ की सरफेस से इतना दूर है, रेडियस ऑफ अर्थ इतना दूर। जब लॉन्च कर देंगे तो उसके बाद ये आगे चले जाएगा, तब इस पॉइंट पर भी इसके पास स्पीड रहेगी, और वो स्पीड धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, लेकिन कितनी भी हो, वी आर नॉट बॉदर्ड विद इट। और फिर से मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ अर्थ एंड ग्रेविटेशन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस आर। अब ये डिस्टेंस जब ये फील्ड को पार कर जाएगा, कितनी होगी नहीं पता, लेकिन अब हम अपना एक इंटेंशन बना सकते हैं फॉर्मूला करने का। और वो क्या होगा कि ये जब कोई भी रॉकेट ग्रेविटेशन फील्ड को पार कर जाएगा ना, उस टाइम पर वो रॉकेट अर्थ से दूर है, अर्थ की पहुंच से दूर है। कितना दूर, जो किसी की पहुंच से दूर होता है, वी कॉल इट इन्फिनाइट। सो लेट्स वी टेक दिस इज इन्फिनाइट। इफ r is infinite then this whole term will be 0. yes, और इस स्पीड का क्या, ये कौन सी स्पीड है, जब ये रॉकेट इसको पार कर रहा होगा, और हमें पता है कि इसकी स्पीड ग्रेविटी कम कर रही होगी। क्यों, क्योंकि बूस्टर बंद है। क्यों बंद है, क्योंकि हमने चाहा, क्या चाहते थे हम, कि इसको बस
सरफेस तक ले जाएं, एटमॉस्फेयर स्पेस में ले जाएं और इतनी एनर्जी दे दें कि ये बस पार कर जाए और बाकी बंद कर दो। तो ये चलता जाएगा और ये स्पीड कितनी हो जाएगी, धीरे धीरे करके करके, और ये इस पॉइंट पर जब आएगी तो लेट्स वी से इट इज मिनिमम स्पीड। और मिनिमम से मिनिमम कितनी स्पीड हो सकती है, रुक सकता है, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। लेकिन टारगेट क्या है, एस्केप तो कर जाओ, एस्केप कर जाओ, रुक जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अभी मिनिमम के लिए हमने इसको 0 मान लिया। इफ इट इज 0 देन होल टर्म विल बी 0। अब कैलकुलेशन यहां से करते हैं तो क्या निकलेगा, हाफ वी स्क्वायर इक्वल्स मास ऑफ अर्थ। ये ओके, सो कैलकुलेशन के लिए दिस एम आर वी विल लूज हियर एंड वी स्क्वायर, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 MEG एंड दिस इज R। अगर यहां से हम इसको रूट हटा दें तो हमारे पास ये फॉर्मूला, और ये क्या, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जो हमने यहां रखा था कि रॉकेट कितना दूर है सैटेलाइट से, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे, मिनिमम एस्केप वेलोसिटी या मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, वी कॉल इट एस्केप वेलोसिटी। मैं इसके स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं लेकिन आप लिख लेना, क्या बोला मैंने, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। अच्छा, मैक्सिमम चाहिए तो क्या करेंगे, तो बहुत आसान है, मैक्सिमम चाहिए तो जो एनर्जी ये हो गई 0 इसको बढ़ा दो, और इसका बढ़ना किस पे डिपेंड करेगा, हमने ये कितना दिया, हम अगर स्टार्टिंग में ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दे देंगे तो ये 80 पे बंद होगा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा दी तो 90 पे बंद होगा, काइनेटिक एनर्जी इतनी दी कि 0 पे हो गया। तो इसका 0 होना, 90 होना, 80 होना डिपेंड कर रहा है कि यहां से काइनेटिक एनर्जी कितना दिया। अगर ये अगर हम काइनेटिक एनर्जी को स्टार्टिंग में ज्यादा कर दें, किससे ज्यादा, जितनी यहां पर रिक्वायरमेंट थी पहले, उस पहले वाली से ज्यादा कर दें तो ये पार तो कर जाएगा। कितनी ज्यादा कर दें, जितनी ज्यादा करोगे उतना बेटर है। सो इस टाइम रॉकेट जो है ना वो सरफेस को तोड़ के बाहर निकल जाएगा, वी कॉल इट अनबाउंड स्टेट, रॉकेट बंधा नहीं रहेगा। तो ये एनर्जी कौन सी है, अनबाउंड एनर्जी। दूसरा, अगर हमने मिनिमम एनर्जी दी तो वो तो बंधा रहेगा, इससे भी कम दिया तब तो ये 80 क्या, वो तो पार ही नहीं कर पाएगा ना, सो इट विल बी बाउंड, और ये बाउंड रहेगा, बंधा रहेगा ऑर्बिट से। कुछ मैथमेटिकल टर्म्स और हैं जिसको हमें समझना भी है, वो कैसे कैसे हैं, लाइक अगर इसी से फॉर्मूला बनाए एक, तो चलो एक एस्केप और एक ऑर्बिटल, वो दोनों हमें मिल गए। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन और, ठीक, देखिए ओके, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए कुछ इक्वेशंस हम बना लेते हैं जो कि हमें कैलकुलेशन में आसान करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें जब हम स्पेस में किसी चीज़ को लॉन्च करने की बात करते हैं या समझने की बात करते हैं तो वर्डिंग से ज़्यादा इक्वेशन पे हम रिलायबल होते हैं, इक्वेशंस क्या कहती हैं उसको समझते हैं। और इक्वेशंस क्यों समझते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन क्लासिकल है, क्लासिकल का मतलब न्यूटन की इक्वेशंस पे बेस्ड है, और न्यूटन की इक्वेशन समझने में आसान है, और आसान के साथ साथ वो आगे प्रिडिक्टेबल भी है कि क्या हो सकता है आगे, और वो होता भी है। सो लेट्स वी मेक सम इक्वेशंस, लाइक सर्कुलर ऑर्बिट्स के लिए क्या इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत सारी है, कि ये स्पीड कितनी होगी, टाइम पीरियड कितना होगा, हाँ, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, बहुत सारी चीजें। चलो सबको रिलेट करते हैं। सबसे पहले इसके स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड, अगर ये कोई एक ऑर्बिट कर रहा है, कोई सैटेलाइट, ठीक है, यहां से सैटेलाइट ऑर्बिट कर रही है और ये अर्थ है, यहां से लॉन्च किया तो यहां पर आ गया, लेट्स वी कॉल दिस कंप्लीट डिस्टेंस एज आर। सो यहां से यहां तक की डिस्टेंस
जो सर्कुलर ऑर्बिट कवर करता है, इट इज 2πr डिवाइडेड बाय t। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और ये मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और उसके लिए इक्वेशन डिस्टेंस अपॉन टाइम सिंपल, v इक्वल्स u प्लस at यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक्सलरेट स्पीड नहीं बढ़ रही है, केवल सर्कुलर मोशन करता है। एक्सलरेशन है लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, वो एक्सलरेशन नहीं जिसकी वजह से स्पीड बढ़ती है। ओके, थोड़ी चीजें और, लाइक जब ये ऑर्बिट कर रहा होगा क्या क्या कंडीशंस होंगी? तो नंबर 1, लाइक एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल एंड अपोजिट टू ग्रेविटेशनल। तो ये ऑब्जेक्ट एम ओ कैपिटल एम जी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। So if we lose here r, then so v will be root over mg अपॉन में r। और ये हम जानते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी है। कुछ और भी देखो इसमें निकाल सकते हैं हम, इसको और इसको देखो। यहां पर अगर हम वेलोसिटी का स्क्वायर रखते हैं अभी भी, क्योंकि ये वेलोसिटी और वो वेलोसिटी सेम है, ये भी ऑर्बिट के लिए निकाला और वो भी, तो अगर हम इसको स्क्वायर में रखते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो वी स्क्वायर विल बी 4π स्क्वायर आर स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। लेट्स बी से टोटल टाइम, जो टाइम कंप्लीट करने में लग रहा है, टाइम पीरियड। और लेट्स सी पुट हियर, सो 4π स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज मास ऑफ अर्थ। और ये अब यहां से क्या निकालते हैं? तो यहां से टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है, कुछ भी निकाल सकते हैं। लेट्स वी मेक इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। तो इसको हम पलट लेते हैं इक्वेशंस को। तो टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4π स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल्स, दिस आर विल गो हियर एंड दिस विल बी लाइक दिस। और हमें ये निकालना है तो पूरी टर्म को वहां भेज देते हैं। अगर पूरी टर्म शिफ्ट हो जाएगी, so we will left with t square equals 4π square r cube और m e g. Now this is what? This is extremely beautiful result which you can see. कुछ याद आया? अभी याद आ जाएगा। ये देखना आप कि ये रिजल्ट क्या बता रहा है। Yes, exactly. It is Kepler's third law, which is time period. टाइम पीरियड का लॉ जो था उसके बारे में। तो ये वो कांस्टेंट था जिसको हम डिस्कस कर रहे थे पहले, मैंने कहा था आगे अपने आप मिल जाएगा। तो ये वो कंप्लीट कांस्टेंट टर्म है जो ये डिसाइड करती है कि किसी भी सैटेलाइट को किसी ऑर्बिट जो कर रही है उसको कितना टाइम लगने वाला है। मार्स को सन के अराउंड कितना टाइम लगेगा, यू कैन कैलकुलेट। कांस्टेंट है, हमें पता है। ये मास ऑफ अर्थ अब नहीं लेना, मास ऑफ मार्स, जी की वैल्यू कांस्टेंट वी नो, और आर कितना है ये हमें पता लग सकता है। कौन सा आर? ये है सेमी मेजर एक्सिस। एलिप्स है ये या सर्कल है, यही तो है हमारे पास डाउट। अभी मैंने ऊपर क्या लिखा है, इट इज सर्कुलर ऑर्बिट, लेकिन मार्स तो एलिप्स में घूमता है। एलिप्स के लिए क्या देखना है, ये देखो एलिप्स के लिए क्या होगा, ये समझना अच्छे से। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, इसकी मैंने रेडियस को ये पिक किया और इतनी ही रेडियस मैंने यहां से लेकर लेट्स वी से कि मैंने यहां बना लिया ये, और मैं इसको हटा देता हूं। सेम रेडियस लिया, लेकिन सेम रेडियस के बावजूद भी मैंने ये बना दिया। नाउ व्हाट यू से, एलिप्स है। और टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टोटल रास्ता कितना बड़ा है, ये उस पर डिपेंड नहीं करता कि आपकी सेहत कौन सी है। तो अब इस केस में जो डिस्टेंस इसमें
टाइम लग रहा है कवर करने के लिए, सेम डिस्टेंस तो ये भी है। अगर सेम डिस्टेंस है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को फॉर एलिप्स ऑर्बिट, एलिप्स ऑर्बिट के लिए सिंपल, सब कुछ सेम है, बस यहां पर आ जाएगा सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड डायरेक्टली डिपेंड ऑन क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस, बस। तो ये कौन सा हो गया, एलिप्टिकल ऑर्बिट। और ये वाला सर्कुलर ऑर्बिट। तो अब हम कोई से भी इक्वेशन को कैसे तैसे एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भी इक्वेशंस हैं, बनाते हैं। लेट्स से मेक फॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना होता है ये। तो ये कंप्लीट इक्वेशन को हम रख लेते हैं बॉक्स करके, और ये भी काइनेटिक एनर्जी क्या, टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, सो वी कैन राइट कि ई मैकेनिकल या ई टोटल इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर माइनस मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ दैट बॉडी जिसके अराउंड रोटेट कर रही है, लेट्स से अर्थ, एंड आर। अब यहां से v को सब्स्टिट्यूट कर दो जो हमने फॉर्मूला निकाला था। हाँ सॉरी जी, यस ओके। अब हम यहां से v को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। v की इक्वेशन क्या बनी थी, v स्क्वायर इक्वल्स टू मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ g अपॉन में r। ये थी क्या इक्वेशन? नहीं नहीं, कुछ तो कमी है। हाँ, वो कमी है कि ये नहीं था ये, और स्क्वायर किया तो अंडर रूट का नीड नहीं है, तो वो एस्केप के लिए 2 था। अभी ये ऑर्बिट कर रहा है तो इसके लिए सिंपल था ये, है ना। अब इसको हम वहां पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, हाफ एम ओ और वी स्क्वायर की जगह पे एम ई जी डिवाइडेड बाय आर। नाउ आगे माइनस एम ओ एम ई जी डिवाइडेड बाय आर। अब यहां देखो, ये हाफ है और ये फुल है, मतलब 1 और ये हाफ। तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में हाफ, क्योंकि एक में से आधा कम कर दो तो आधा बचेगा, लेकिन बड़ा कौन सा है, ये वाला साइन, तो इसलिए आधा बचेगा। आधा क्या, सेम क्वांटिटी, दिस इज। और मैं इस 2 को 2r लिख लेता हूं, इट विल बी मोर ब्यूटीफुल। सो तो क्या रिजल्ट मिला यहां से, ये बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट है कि टोटल एनर्जी कितनी रहती है, और ये किस चीज में, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि ये हमने ऑर्बिट लगाया था, मतलब बाउंड करा था इसको हमने। अगर हम इसको बाउंड नहीं करते तो ये माइनस नहीं आता, तो हमें माइनस रखना पड़ेगा, जिसके कारण ये बाउंड हो जाएगा और इट विल बी मोर ब्यूटीफुल। अगर ये एस्केप होता तो क्या होता, यहां पर 2 आता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, ये भी सेम, ये भी सेम, इट विल बिकम 0, और ये 0 बन जाता ना 0। इसलिए तो हमने नहीं रखा, क्योंकि वो एस्केप मिनिमम थी जिस पर काइनेटिक एनर्जी 0 बन जाती है, और 0 बन भी रही है यहां से, अगर 2 रख दें एस्केप वाले को तो। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आई, जिसको हम यहां आगे लिख सकते हैं कि माइनस एम ओ एम ई जी अपॉन में 2r। नाउ लेट्स मेक फॉर इलेप्टिकल ऑर्बिट। अब आपको पता है क्या होगा, ये जो r है इसको रिप्लेस करना है हमें केवल सेमी मेजर एक्सिस से, है ना, और हमें अपना आंसर मिल जाएगा 2a। सो इफ वी रिप्लेस बाय दैट, तो माइनस में मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ 2a, और ये e टोटल। अब हम मास के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं,
कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम किसी भी बॉडी के लिए कर सकते हैं, चाहे वो मार्स हो, चाहे जुपिटर हो, चाहे कोई सा भी, क्योंकि उनकी एलिप्स हमें पता है कि उसका सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, ये हम ढूंढ सकते हैं। इसका डाटा गूगल पे गिवन होता है। कुछ और जो हम निकालना चाहते हैं?